हे वेलकम टू द सिनीफाइल। और आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे साल 2018 में आई स्पेनिश मूवी द ट्री ऑफ ब्लड को। तो चलें सीधा शुरू करते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन। ये कहानी है रेबेका और मार्क की। दोनों रेबेका की ग्रैंड पेरेंट्स के फार्म हाउस पर पहुंचते हैं और यहाँ वो आपस के डिफरेंसेस को खत्म करने आए हुए होते हैं। और रेबेका और मार्क दोनों एक स्टोरी लिखना चाहते हैं अपने अपने पेरेंट्स के बारे में। फिर रेबेका अपना लैपटॉप खोलती है और मार्क से कहती है चलो अब शुरू करते हैं अपनी अपनी स्टोरी लिखना। और अभी सबसे पहले मार्क की टर्न होती है अपनी स्टोरी सुनाने की। फिर स्टोरी जाती है 1991 में समर्स में। मार्क की माँ नूरिया घर पर ही होती है जब उनके पेरेंट्स को एक कार एक्सीडेंट में मार दिया जाता है। अब ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये हमें अभी मूवी में आगे पता चलेगा। फिर नूरिया डिमिट्री नाम के एक लड़के से प्यार में पड़ जाती है और मार्क से हमें पता चलता है डिमिट्री रशियन नहीं है, जॉर्जियन था। फिर ये दोनों 2 बार इंटीमेट होते हैं। इससे पहले ये तीसरी बार इंटीमेट होते नूरिया से मिलने BMW में उसके फादर का बॉडीगार्ड ओल्मो मेंडोसो आता है और वो नूरिया को बताता है उसके पेरेंट्स को जॉर्जियन माफिया ने मरवाया है और तुम्हें फौरन अपने इस घर को छोड़ देना चाहिए। और कहता है एटलीस्ट 10 साल तक अपने घर वापस कोस्टा ब्रावा मत आना। नूरिया उससे पूछती है मेरे घर का क्या होगा। वो कहता है तुम्हारा घर अब जॉर्जियन माफिया का हेडक्वार्टर बन जाएगा। नूरिया उसे कहती है मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। वो कहता है अगर तुमने ऐसा किया तो वो तुम्हें भी मरवा देंगे। फिर ड्राइव करके उसने गाड़ी को एक बीच पर रोका जहाँ उन दोनों ने स्विमिंग की और दोनों वहीं पर इंटीमेट हुए। नूरिया जब पानी के अंदर स्विमिंग कर रही होती है तो ओल्मो उसे वहीं छोड़ कर चला गया और ओल्मो ने नूरिया के लिए वहीं गाड़ी छोड़ दी थी। फिर मूवी प्रेजेंट डे में शिफ्ट होती है। मार्क ने अब अपनी स्टोरी बताना बंद कर दी थी और अब टर्न थी रेबेका की। रेबेका की स्टोरी भी 1991 समर से शुरू होती है। उसकी माँ मैकेरीना एक पंक सिंगर थी। पंक एक तरह का लाउड म्यूजिक होता है जो 70s और 80s में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। इसमें सिंगर्स तेज आवाज में दूसरों को ऑफेंड करते हैं। मैकेरीना अपनी सिंगिंग की वजह से ला मका के नाम से फेमस थी और रेबेका को उसके बायोलॉजिकल फादर कौन थे ये अभी तक नहीं मालूम था। फ्लैशबैक में ये दिखाया जाता है मैकेरीना पंक क्लब की स्टेज पर है और वो उस वक्त प्रेग्नेंट थी। बाद में रेबेका मर रही होती है पर डॉक्टर ने उसका चेस्ट को 2 बार काटा तब जाकर रेबेका की जान बची। अब ये पूरा मामला क्या है ये हमें आगे जाकर पता चलेगा। बाद में मैकेरीना एक सिंगर से मिली जिसका नाम विक्टर मेंडोसा था। फिर धीरे धीरे विक्टर इस फैमिली का इंटेग्रल पार्ट बन गया और रेबेका ग्रैंड पेरेंट्स ने भी उसको अपना लिया। फिर तुरंत ही मैकेरीना को अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी और वो इन आवाजों से इतनी डर गई कि उसे रिहैबिलिटेशन सेंटर जाना पड़ा और इस तरह विक्टर रेबेका का प्राइमरी पेरेंट बन गया। अब मूवी फ्लैशबैक में जाती है 1939 में और ये वो दौर था जब स्पेन में वॉर का समय चल रहा था। हसिंतो मेंडोसा और जूलियाटा को स्पेन से रशिया भेजा गया है ताकि उनकी जान बच सके। बाद में रशिया में इन दोनों ने शादी कर ली और KGB के एजेंट बन गए। ये KGB क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। बाद में इन्हें 2 बच्चे हुए, विक्टर और ओल्मो। दोनों रशिया में ही रेस्ड हुए और इस दौरान जब बर्लिन वॉल गिरी तब दोनों भाई वापस स्पेन में काम करने के लिए आ गए और ये पहुंचे वहां जहां मार्क की मॉम का होम टाउन था। यहीं ओल्मो ने मार्क के ग्रैंड पेरेंट्स के लिए काम करना शुरू कर दिया। ओल्मो के ड्राइवर बनने के बाद उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। विक्टर और ओल्मो के पेरेंट्स हसिंतो और जूलियाटे ने 2 साल बाद स्पेन धानिया में समंदर के सामने एक शानदार विला खरीदा। मार्क की माँ नूरिया एडिटर बन गई। मार्क को याद आ रहा है उसकी माँ कितनी एक्साइटेड हुई थी अमाया की मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ के। नूरिया और अमाया साथ में मिलते हैं और धीरे धीरे इन दोनों ने आपस में लव मेकिंग करना शुरू कर दी थी। कुछ दिनों के बाद ओल्मो जो अपनी जिंदगी बदलना चाहता है वापस अमाया से मिलने मैड्रिड आता है। बाद में ये दोनों एक साथ लव मेकिंग करते हैं और उसी फॉर्म में जहाँ मार्क और रेबेका भी मौजूद हैं और ये भी उसी BMW में पहुँचते हैं। वहाँ रेबेका जब 6 साल की थी तो उसने अपनी मॉम को विजिट करना शुरू कर दिया था। उसकी मॉम ने उसे बताया वो अक्सर एक बच्चे की आवाज सुनती है और वो बच्चा हमेशा उससे कंप्लेन करता है कि वो उसकी माँ नहीं है। कुछ समय के बाद हम देखते हैं विक्टर ने मैकेरीना और ओल्मो ने अमाया से शादी कर ली। ओल्मो की वेडिंग जब उस वक्त हो रही थी तो मार्क ने रेबेका को देखा, उसे किस करने के लिए पूछा। दोनों उस वक्त 14 साल के थे। यहाँ ओल्मो को ये रियलाइज हुआ कि नूरिया वही लड़की है जिसे उसने कई सालों पहले बचाया था। पर ये मामला क्या है ये हमें आगे जाके पता चलेगा। ओल्मो ने नूरिया के साथ लव मेकिंग की थी ओशियन में, अगर आपको याद हो तो। ओल्मो मार्क के पास जाता है और रेबेका का हाथ उसके हाथों में रख देता है और दोनों को डांस करने के लिए कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं दोनों जब आपस में किसिंग कर रहे थे तब वो एक पेड़ के नीचे होते हैं तो ओल्मो देखता है एक गाय जो पेड़ के ऊपर से गिर रही है। वो दौड़ के वहाँ जाता है, इन दोनों को वहाँ से हटाता है और इस तरह ओल्मो इनकी जान बचा लेता है। बाद में मार्क ने एक लव लेटर लिखा रेबेका को, पर जब रेबेका
के पेरेंट्स ने उसे एडवाइस की तो उसने इस लेटर का जवाब नहीं दिया। अमाया खुश नहीं है क्योंकि उसे ओल्मो की जिंदगी के बारे में ज्यादा नहीं पता है, तब से वो रशिया से आया है। अक्सर इन दोनों के दरमियान लड़ाई होते रहती है, बड़ी मुश्किल से इनकी केमिस्ट्री मिलती है, पर फिर भी उसने इससे शादी की है। पर इन दोनों के बीच लव मेकिंग जो होती है वो अच्छी है, इसी वजह से अमाया बड़ी खुश है, इसलिए बाकी चीजों को दरकिनार करके उसने साथ रहने लगती है। मार्क को अब स्टोरी में ये भी याद आ रहा था कि ओल्मो एक माफिया के तौर पे काम करता था, और साथ ये भी जब ओल्मो उसकी माँ से मिला था तभी उसने डिमिट्री को मारा था। रेबेका ने भी अपनी फिर कहानी बताई कि उसकी मॉम फुल मून के दौरान पागल हो जाया करती थी और उन्हें अजीब अजीब सी आवाजें आती थी। ये आवाज एक लड़के की थी जो उनसे कहता था कि वो उनका बच्चा है। ये आवाज किस बच्चे की थी ये अभी कहानी में एक मिस्ट्री है। इसके बाद हमें तीनों कपल्स को लव मेकिंग करते हुए दिखाया जाता है। ओल्मो रशियन माफिया की एसोसिएट के साथ, और अमाया और नूरिया ये दोनों फ्लैशबैक में, और प्रेजेंट डे में मार्क और रेबेका। और मार्क के चेस्ट के बीच के हिस्से में कुछ सर्जिकल निशान हैं। ये निशान कैसे हैं ये हमें मूवी में आगे पता चलेगा। रेबेका ने फिर अपनी कहानी याद करते हुए बताया कि ओल्मो ने कहीं रातें एक रशियन वुमन के साथ स्पेंड की थी। ये जानकर अमाया ने उससे कहा तुम अभी अपना सामान यहाँ से पैक करो और यहाँ से चले जाओ। इसके बाद ओल्मो पहुंचा अपने भाई विक्टर के पास, जहाँ पर रेबेका भी लेट टीनेज में पहुंच चुकी थी। उसने अपना रूम ओल्मो को दे दिया। फ्लैशबैक में हमें ये दिखाया जाता है मार्क अपने घर पर है। यहाँ पर अमाया और उसकी माँ नूरिया अब एक कपल बन चुके हैं और साथ में इन्होंने एक घर भी ले लिया है। अमाया ने फैसला किया कि वो रशियन माफिया के बारे में जो स्पेन में है उनके बारे में लिखेगी अपनी रिसर्च में। उसने मार्क और उसकी माँ को बताया कि विक्टर ओल्मो रशियन माफिया में सोल्जर्स थे और उन्हें कोस्टा ग्रैंडे उनके फादर ने भेजा था। जॉर्जियन माफिया ने नूरिया के पेरेंट्स को मारा था ताकि वो उनके पैसे और प्रॉपर्टी को हड़प कर सकें। मार्क ने अमाया से पूछा क्या ओल्मो भी इस क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन में शामिल था। अमाया ने कहा मुझे इस बारे में नहीं पता। बाद में नूरिया और अमाया ने आपस में शादी कर ली। ये शादी जब हो रही थी तब रेबेका 18 साल की हो चुकी थी और उसने कन्फेस किया कि जब वो 14 साल की थी तब से वो ओल्मो से प्यार करती थी। इस शादी में मार्क और रेबेका वापस फिर से मिले। अमाया पहुंची ओल्मो के पास और कहा मैं जानती हूँ तुम रशियन माफिया से मिले हुए थे। ओल्मो ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। बाद में रेबेका ने अपनी हाथों की नसें काट कर खुदकुशी करने की कोशिश करी और जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तब ओल्मा और रेबेका की बॉडी पर खून के धब्बे थे। दोनों फिर जब साथ में खून के धब्बे साफ कर रहे होते हैं तब यहाँ रेबेका ने ओल्मो को सीड्यूस करने की कोशिश करी और उन्होंने सारी रात साथ में बिताई। प्रेजेंट डे में रेबेका ने कन्फेस किया कि उसका ओल्मो के साथ रिलेशनशिप था और वो रिश्ता उस वक्त भी कायम था जब वो मार्क को डेट कर रही थी। यहाँ तक कि वो मार्क के साथ सीरियस हो गई थी तब भी वो ओल्मो से मिलती रही और उनका रिश्ता तब भी चला। ये सब जान के मार्क बहुत अपसेट होता है। उसे ये जान के हैरानी होती है कि ये यूनिवर्सिटी में उसने जब रेबेका को डेट करना शुरू किया था तब भी उसने इसे चीट किया और अब उसने रेबेका से ब्रेकअप कर लिया था। रेबेका ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा मैं तुम्हारे साथ तब भी खड़ी थी जब तुम्हारा ऑपरेशन हो रहा था। इस ऑपरेशन के बारे में कहानी में अब तक के कोई जिक्र नहीं हुआ है। मार्क ने कहा अब आगे की कहानी मैं नहीं सुनना चाहता और ना ही बताना चाहता हूँ, और अगर हमने इसी तरह कहानियां बताई तो हम आपस में एक दूसरे को मार डालेंगे और अब मैं स्टोरी टेलिंग का पार्ट नहीं बनना चाहता। फिर मार्क ड्राइव कर कर वहाँ से पहुँचता है अमाया के पास। उसकी यंग सिस्टर भी है। रेबेका भी वापस अपने घर पहुँच गई है। यहाँ ओल्मो नहीं है। अब बाद में रेबेका और उसकी मॉम विक्टर ट्रैवल करके वापस जा रहे हैं विक्टर के पेरेंट्स के विला में रहने। यहाँ वो देखते हैं विक्टर के पेरेंट्स अब वहाँ पर नहीं हैं। यहाँ रेबेका ने विक्टर से कहा मैं इस बात की गारंटी दे सकती हूँ कि तुम्हारे फादर इलीगल बिजनेस करते थे और ना सिर्फ इलीगल धंधा करते थे बल्कि ड्रग ट्रैफिकिंग और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में भी उनका काम था। विक्टर इस समय खामोश रहता है और कुछ नहीं कहता। मार्क को अमाया ने बताया कि जब रेबेका 6 साल की थी तब उसके ग्रैंडफादर ने किसी को पैसे दिए थे एक लड़के को ढूंढने के लिए जो कि स्लम में रहता था। उसके ऑर्गन्स लेकर मल्टीपल ट्रांसप्लांट किए गए थे रेबेका को जिंदा रखने के लिए। और जब हमें फिल्म के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि रेबेका के चेस्ट पे डॉक्टर कट लगा रहे थे 2 बार, वो इसी ट्रांसप्लांट का हिस्सा था। इतना सब जान लेने के बाद रेबेका और मार्क ने ऑनलाइन कम्युनिकेट किया और वापस एग्री हो गए अपनी अपनी कहानियों पे काम करने के लिए। फिर रेबेका ने अपनी कहानी
कहानी बताना शुरू करी कि 3 साल पहले मैं तुम्हारे साथ जो ट्रिप कैंसिल की थी, उस वक्त मैं ओल्मो को मिलने मैड्रिड आई थी। तब मैं वहां पहुंची, तब ओल्मो और विक्टर के बीच एक फाइट हुई थी। इसके बाद हम फिल्म में देखते हैं रेबेका और ओल्मो ड्राइव करते हुए पियानिस्ट को जा रहे हैं और मार्क और उसकी मॉम और साथ में अमाया भी ड्राइव करते हुए वहीं जा रही हैं। रेबेका की मॉम माकेरीना को भी अपने पेरेंट्स के साथ उसी डायरेक्शन में ड्राइव करना था, पर उन्होंने घर पे रुकने का फैसला किया विक्टर की इंजरीज की वजह से, जो कि उसको अपने भाई के साथ लड़ते हुए हुई थी। मार्क ने रेबेका को रास्ते में फोन किया, उसे पता नहीं था वो भी पियानिस्ट की डायरेक्शन में ड्राइव कर रहे हैं। यहाँ रेबेका को रियलाइज हुआ कि सारी कार आपस में बहुत क्लोज आ गई हैं और सभी को अपनी कार के आगे एक बड़ी फील्ड दिख रही है और 7 बैल का झुंड सीधे तरीके से एक दूसरे की तरफ दौड़ रहे हैं। अचानक से हम देखते हैं ओल्मो की रेड BMW फील्ड की दूसरी तरफ है, जबकि मार्क की कार फील्ड के दूसरी तरफ है। रेबेका के पेरेंट्स की ग्रीन कार विजिबल है रोड पर, जो रेड BMW से थोड़ा आगे थी। इतने में एक कार एग्रेसिवली मार्क की मदर की कार को ओवरटेक करती है। फिर इस दौरान मार्क की मॉम की कार के ब्रेक्स नहीं लगते। उन्होंने अपनी कार का कंट्रोल पूरी तरह खो दिया था और रोड से रोल ओवर करते हुए फील्ड में जाके गिरते हैं। यहाँ पर हमें गायों का झुंड दौड़ता हुआ दिखता है। इनमें से एक गाय मैकेरीना के पेरेंट्स की कार से टकरा जाती है। रेबेका और ओल्मो वहीं रुक जाते हैं। फिर रेबेका दौड़ते हुए मार्क की कार की तरफ आती है और ओल्मो दौड़ता हुआ मैकेरीना के पेरेंट्स की कार की तरफ जाता है और ओल्मो देखता है मैकेरीना की मदर को एक बैल ने अपने सिंग से लहूलुहान कर दिया है। नूरिया को जब स्ट्रेचर पे ले जाया जा रहा होता है तो वो रेबेका को एक सीक्रेट बताती है। वो कहती है ओल्मो ही मार्क का बायोलॉजिकल फादर है। रेबेका और ओल्मो ड्राइव करते हुए वापस हॉस्पिटल पहुंचते हैं। यहाँ मार्क की सर्जरी की तैयारी की जा रही थी। डॉक्टर्स ने रेबेका को बताया कि मार्क को मल्टीपल ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट की जरूरत है, जो कि इस समय अवेलेबल नहीं है और अब मार्क के पास कुछ ही घंटे हैं। यहाँ रेबेका ओल्मो को वो सीक्रेट बता देती है कि वही मार्क का फादर है। ओल्मो का ब्लड ग्रुप भी सेम होता है जो मार्क का होता है। इसके बाद ओल्मो इमोशनल हो जाता है और कहता है कि मैं मार्क के लिए ये करूंगा। इसके बाद ओल्मो हॉस्पिटल के कॉरिडोर में दौड़ता है और जानबूझ के अपनी गर्दन तोड़ लेता है और इस तरह उसके ऑर्गन्स डोनेट करने से मार्क की जिंदगी बच जाती है। अब अगले सीन में मेंडोसा विला में सीनियर मेंडोसा अपनी वाइफ को पहले गोली मार लेते हैं और बाद में अपने आप को। प्रेजेंट डे के अंदर जब मार्क को ये पता चला कि ओल्मो ही उसका रियल फादर था और उसने उसे बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी, तो वो इमोशनल हो जाता है। बाद में अमाया उसे बताती है कि विक्टर और ओल्मो ने साथ मिलकर उस लड़के को मारा था जिसके ऑर्गन्स रेबेका को डोनेट किए गए थे। अमाया फिर मेंडोसा विला का एड्रेस मार्क को देती है। अब मार्क मेंडोसा विला जा रहा है सच जानने के लिए। विला के नजदीक एक बीच पे रेबेका मिलती है विक्टर से और कहती है मेरे ग्रैंडफादर ने तुम्हारे फादर को पे किया था मेरे लिए ऑर्गन्स डोनर ढूंढने के लिए। विक्टर फिर इस बात को कन्फेस करता है, हाँ मैं और ओल्मो ही थे जिसने उस लड़के का मर्डर किया ताकि तुम्हारी जान बचाई जा सके। फिर रेबेका मार्क से मिलती है, दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अब इन दोनों को एक दूसरे का डार्क पास्ट के बारे में पता चल गया था और यहाँ मूवी भी एंड हो जाती है। तो दोस्तों आप लोगों को इस मिस्ट्री मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलता हूँ इन दी नेक्स्ट वन।